हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में आपके 3 पेपर सभी के कंपलसरी पेपर है, ठीक है। एंड जो फोर्थ पेपर है उसमें कुछ स्टूडेंट्स के पास योगा वाला पेपर है, योगा एजुकेशन, एंड कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है ये पेपर है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन। तो आज हम इस पेपर के आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो पेपर आपका फोर्थ है ऑप्शनल वाला, ठीक है। इसमें कुछ आपके शायद 80 से 90 क्वेश्चंस रहेंगे एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे और जो भी स्टूडेंट क्लास में आज तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि मापन का उपयोग किया जाता है किसमें? उद्देश्यों के को बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, या छात्र के परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। किसमें मापन का उपयोग किया जाता है? तो जो मापन का उपयोग है, मेजरमेंट का यूज है, वो छात्र के परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। कक्षा में मापन में प्रयोग की जाती है। कक्षा में जो मापन होता है वो क्रमित मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी किसका प्रयोग होता है? तो कक्षा के मापन में जो यूज करते हैं वो हमारी नामित मापनी कहलाती है। क्या कहलाती है? नामित मापनी कहलाती है। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, उनको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका रेमर्स का है। रेमर्स ऐसा कहते हैं। जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक या फिर अभिरुचि। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो जिस परीक्षण से क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी किसी विषय की या अनेक विषयों में जो कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 इज, एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक होते हैं? जो एक अच्छा परीक्षण होता है, परीक्षण में किसी उत्तर का मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। दोनों ऑप्शन ठीक है। परीक्षण की बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति भी पाई जाती है, इसलिए जो ये सारी ही क्वालिटीज जो है वो आपकी अच्छे परीक्षण की हैं। भौतिक मापन जो होता है वो निश्चित है, स्थिर है या अस्थिर है या अनिश्चित है। तो जो हमारा भौतिक मापन है डिफरेंट, वह स्थिर है। भौतिक मापन क्या है? भौतिक मापन आपका स्थिर है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले आपके रेमंड कैटेल हैं। कौन है? रेमंड कैटेल हैं। समान इकाई मापन है नामित मापनी, अंतराल मापनी या क्रमिक मापनी या फिर अनुपात मापन। क्या हो जाएगा? तो समान इकाई मापन जो है वह आपका अंतराल मापनी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है या शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से या फिर इन सभी से संबंधित है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की जो पुष्टि है वह आपकी व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह स्टेटमेंट राइमर्स एंड गेज का है। किसका है? राइमर्स एंड गेज ऐसा कहते हैं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये सभी आपके मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। मापन की भूमिका है क्या है? वस्तु को संख्या प्रदान करना या घटना को संख्या प्रदान करना, नियम के अनुसार संख्या प्रदान करना, या फिर ये उपरोक्त सभी जो है मापन की भूमिकाएं हैं। तो कोई भी वस्तु है उसको संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियम के अनुसार संख्या प्रदान करना, ये सभी मापन की भूमिकाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जो आपका डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं।
ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपकी मापन कहलाती है। हमने मापन किया कि उसने 60 अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि जो मापन है ये किसी भी वस्तु या घटना को संख्या प्रदान करता है, जैसा भी जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। यह परिभाषा आपकी रेमर्स और गेज की है। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा हेल्मस्टेडर ने दी है। हेल्मस्टेडर ने दी है। देखिए यहाँ पे दो शब्द आपके आ गए, मूल्यांकन और मापन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है। देखिए मापन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को माप रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है। जैसे ये एक टेबल है, ये एक मेज है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए एक मेज है, ठीक है, जैसा भी है एक मेज है। अब इस टेबल की अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो है लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो ये आप उसका मापन कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि ये टेबल किस किस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं, क्या ये जो है स्टडी टेबल के रूप में काम आ पाएगी? क्या हम इसमें बैठ करके पढ़ सकते हैं? क्या हम जो है अगर ज़रूरत पड़े तो 4 लोगों को बैठा करके इस पे खाना खिला सकते हैं? अगर ज़रूरत पड़े तो इस पे कोई सामान रख सकते हैं, है ना? इस पे हमारा जो है कंप्यूटर सेट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हम इस पे लैपटॉप रख कर काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना? यानी कि ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो हमारे किस किस काम में आएगी टेबल। ये मूल्यांकन हो गया। मापन का मतलब आपने उसकी लंबाई देखी, इतने फिट है, चौड़ाई इतने फिट है, ऊंचाई इतने फिट है, ये आपने उसका मापन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जो हमने नोट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को उसमें भी दो तरीके से इसको समझाया हुआ है। विद्यालय के द्वारा कुछ बालक के व्यवहार। अच्छा, मैं एक बार 2 मिनट का टाइम लेके समझा देता हूँ। आइए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। मापन और मूल्यांकन को डीप में समझते हैं। देखिए मापन कितना है ज्ञात करता है कि कोई चीज़ कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है ना, 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, कितना है, ये मापन है। जबकि मूल्यांकन कितना अच्छा है, ये हमें सेटिस्फेक्शन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसका मूल्य क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताता है आपका मूल्यांकन, है ना। परीक्षा में प्राप्त अंक मापन कहलाएंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है फर्स्ट, आप अगर बच्चा फर्स्ट आया है तो ये उसका मूल्यांकन है। अगर उसके जो है कितने मार्क्स आए हैं ये उसका मापन है। या बच्चा फेल हुआ है ये उसका मूल्यांकन है ना। वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ना, मूल्यांकन ये सब कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक डेफिनेशन है इनके माध्यम से। मापन में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के गुणों या विशेषताओं को मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि अर्थात ये तय किया जाता है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु या घटना में कोई गुण विशेष कितनी मात्रा में है। ठीक है, जबकि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में गुण या विशेषता के मापन के साथ साथ ये तय किया जाता है कि उस व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की उपयुक्तता या उपयोगिता या उसकी सार्थकता क्या है। ओके, और डीप समझते हैं। मापन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की किसी गुण विशेष की मात्रा निश्चित करना, ये मापन कहलाता है। जो मूल्यांकन है, उस व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की क्या उपयोगिता है, ये उसका मूल्यांकन कहलाएगा। मूल्यांकन में मापन की प्रक्रिया निहित है। बिना मापन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल्यांकन के बगैर मापन किया जा सकता है। मूल्यांकन में मापन करने के पश्चात उस वस्तु यानी कि उसका महत्व, उसकी सार्थकता या असार्थकता की जांच की जाती है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूजफुल है या नहीं है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, उदाहरण के तौर पर मेज की लंबाई चौड़ाई जो है ये उसका मापन कहलाएगा। इस मेज की ऊंचाई कितनी है ना, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये आप उसका मापन कर रहे हैं। वह मेज किसी वस्तु को रखने के उपयोग में आ सकती है या नहीं, ये उसका मूल्यांकन कहलाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ये मेज हमारे किस किस काम आएगी, हम इस पर कोई पॉट रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, है ना, ये उसका मूल्यांकन हो गया। ये आप देख रहे हैं मूल्यांकन, ये आप देख रहे हैं मापन। बात क्लियर हुई।
ये जो हमारे नोट्स होते हैं वो पेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो फटाफट ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है 9628122649। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है मापन का काम क्या है। मापन का काम है किसी चीज़ का निदान करना। मापन के माध्यम से हम किसी के बारे में पूर्व कथन भी कर सकते हैं। साफल्य, सफलता, ठीक है, ये सारे मापन के काम है। ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं। ब्लूम के अनुसार जो शैक्षणिक उद्देश्य बताए गए हैं वह कितने हैं आपके 2, 3, 4, 5 कितने हो जाएंगे, ये आपके 3 हो जाएंगे। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, मूल्यांकन के आपके 3 सोपान हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा आपके SS स्टीवेंस ने दी है। यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। ये परिभाषा किसने दी है, मैककॉल ने दी है। किसने दी है, ये परिभाषा मैककॉल ने दी है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा कोठारी कमीशन ने दी है। मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, पाठ्यवस्तु पर, उद्देश्य पर या दोनों पर होता है। तो जो मूल्यांकन है वह आपका उद्देश्य पर निर्धारित होता है, आधारित होता है कि आखिर जो भी एक्टिविटी है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मापन क्या है, मापन आपका एक साधन है। मापन क्या है, मापन आपका एक साधन है। मापन की भूमिका है वस्तुओं को संख्या प्रदान करना। जी हाँ, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, इसमें मापन की भूमिका है। किसी भी घटना को संख्या प्रदान करना, नियम के अनुसार संख्या प्रदान करना, ये मापन की भूमिका है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वह आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन इज फर्स्ट वन क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण तकनीकी है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, श्रेणी मापनी या चेक सूची। इसमें कौन है जो प्रेक्षण तकनीकी है, तो कौन हो जाएगा, वो आपका जो श्रेणी मापनी है यह आपका प्रेक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका जो प्रश्नावली है ये व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। कौन है जो परीक्षण नहीं है, तो इसमें जो आपका परीक्षण है यह आपका जो है परीक्षण नहीं है। बाकी ये सारे ही आपके परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, ये सारे टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, कौन नहीं है, तो जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, एकांतर पद वाले हो गए, ये सब ऐसे मिलान करने वाले हो गए, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपके निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं, निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान या पदक्रम नहीं है, कौन सा नहीं है, परीक्षण का प्रशासन करना उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान या पदक्रम नहीं है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पुनः स्मरण रिकॉल प्रकार का वस्तुनिष्ठ पद है, वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ति पद। क्या हो जाएगा, पूर्ति पद। ठीक है, पुनः स्मरण प्रकार का वस्तुनिष्ठ पद है। जब कई प्रेक्षक या निर्णायक किसी व्यक्ति के निष्पादन को देख करके, निष्पादन का मतलब होता है किसी उसकी उपलब्धि को देख करके, उसकी अचीवमेंट को देख करके प्रायः एक ही अंक प्रदान करते हैं, यह परीक्षण के किस गुण की ओर संकेत करता है, वस्तुनिष्ठता की ओर, आत्मनिष्ठता की ओर, वैधता की ओर या फिर व्यापकता की ओर। तो ये उसके वस्तुनिष्ठता की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, संक्षिप्तता जो है ये अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, है ना। संक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन इज कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया है, ये परिभाषा देने वाले गिलफोर्ड हैं। विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। इस परिभाषा को किसने दिया है,
इस परिभाषा को गिलफोर्ड ने दिया है। किसने? गिलफोर्ड ने दिया है। परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो उचित है, उपयुक्त है? मानकीकरण में वृद्धि करना, या पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर संगत यानी कि एक प्रकार का परिणाम देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जब कोई परीक्षण अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मानकों पर अपना एक ही जो है रिजल्ट उनका आता है तो इसको विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण पुनः परीक्षण या अर्धविच्छेदन, मानक त्रुटि, समांतर प्रारूप विधि? कौन है जो परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? वह है आपका मानक त्रुटि। क्या हो जाएगा? मानक त्रुटि। ऑप्शन सी इज द राइट वन। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देकर के एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा आपकी क्रोनबेक ने दी है। किसने दी है? क्रोनबेक ने दी है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। वस्तुनिष्ठता में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, यानी कि क्या कौन सा कारण है वस्तुनिष्ठता में कमी लाने के लिए? न्यायादर्श की व्यापकता है, विभेदनकारिता है, या परीक्षण पदों की भाषा का स्पष्ट और संदिग्ध होना है, या फिर सही उत्तर की निश्चितता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता में कमी लाने के लिए जो कारण है आपका वह क्या है? परीक्षण पदों की भाषा का अस्पष्ट और संदिग्ध होना। इसी से वस्तुनिष्ठता में कमी आती है। एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में गुण आवश्यक हैं। कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? इसमें परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपने व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। यही अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं कि चाहे उसको कितनी बार भी उसका टेस्ट कर लिया जाए रिजल्ट सेम रहेगा। और अगर जो है कि बार बार परीक्षण करने पर अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो है वो अच्छा परीक्षण नहीं है, या जो भी जिसका भी परीक्षण किया जा रहा है वो सही स्तर पर नहीं आ रहा है या सही वो चीज़ सही स्तर पर नहीं बैठ रही है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक उस छात्र को जो प्रथमतया दत्त कार्य को पूरा करता है उसे एक संख्या प्रदान करता है। संख्या 2 उस छात्र को देता है जो कार्य को पूरा करने में द्वितीय रहता है। इसी प्रकार दत्त कार्य को पूरा करने के क्रम के आधार पर अन्य सभी छात्रों को क्रम प्रदान करता है। तुम 1 नंबर पे आए हो, तुम 2 नंबर पे, तुम्हारा 3 नंबर है ना। जो जिसका जैसा काम कंप्लीट होता है उसी के हिसाब से उसको जो है नंबर दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रहा है, सीक्वेंस के आधार पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वह किस मापनी का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पे आपकी जो मापनी होगी वह क्रमित मापनी होगी, क्योंकि क्रम से सबको क्रम प्रदान कर रहा है ना, सीक्वेंस दे रहा है तो क्रमित मापनी। जब किसी वस्तु के गुण को समान दूरी पर स्थित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे किस प्रकार का मापन कहते हैं? तो इसे अंतरित मापन कहते हैं। प्रश्नावली मापनी का संबंध होता है सूची पत्र से, साक्षात्कार से, दोनों से, किसी से भी नहीं होता। तो ये आपका जो है प्रश्नावली मापनी का संबंध आपका सूची पत्र से और साक्षात्कार से, इन दोनों से ही होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। अधिक उपयोगी अभिवृत्ति मापनी एटीट्यूड स्केल कौन सी है? अधिक उपयोगी जो आपकी अभिवृत्ति मापनी है वह लिकर्ट मापनी है। कौन सी मापनी? लिकर्ट मापनी। व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उसके लिए आपका अभिवृत्ति मापनी भी यूज होती है एंड परीक्षण भी यूज होता है, अभिरुचि अनुसूची भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। संचयी आलेख कम्युलेटिव रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? शैक्षिक निर्देश में। ठीक है, संचयी आलेख का उपयोग शैक्षिक निर्देश में किया जाता है। समूह निर्देशन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? आत्मज्ञान देना, आत्मस्वीकृति, समायोजन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? आत्मस्वीकृति। ठीक है, समूह निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है
आत्मा की स्वीकृति, आत्मस्वीकृति। साक्षात्कार के मुख्य प्रकार हैं, क्या हो जाएंगे? उपचारात्मक, नियुक्ति साक्षात्कार होता है, तथ्यों का संकलन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो साक्षात्कार में आपका उपचारात्मक साक्षात्कार हो सकता है, नियुक्ति साक्षात्कार हो सकता है, तथ्यों के संकलन के आधार पर साक्षात्कार हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। परामर्श की प्रमाणशीलता का आकलन करते हैं, किससे करते हैं? तो ये आपका अनुगामी प्रविधि से होता है, फॉलो अप सर्विस से होता है, फॉलो अप सर्विस से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मनो उपचार प्रविधि की मुख्य प्रक्रिया क्या है? शब्द सामूहिक, प्रत्यक्ष प्रविधि, कार्य सामूहिक, या फिर उपरोक्त सभी। मनो उपचार प्रविधि की मुख्य प्रक्रिया है जो आपकी, उसमें आपका शब्द सामूहिक, प्रत्यक्ष प्रविधि और कार्य सामूहिक सभी आ जाते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि किसमें होती है? व्यक्तिगत त्रुटि आपकी साक्षात्कार प्रविधि में भी हो सकती है, प्रश्नावली में भी हो सकती है, निरीक्षण प्रविधि में भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन इसमें भी आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। अनुस्थिति यानी कि अभिवृत्ति मापने पर प्रभाव रहता है, किसका प्रभाव रहता है? तो इसमें व्यक्तिगत त्रुटि का भी प्रभाव रहता है, अचल त्रुटि का भी प्रभाव रहता है, चर त्रुटि का भी प्रभाव रहता है। ऑप्शन डी इसमें भी राइट हो जाएगा। विश्वसनीयता गुणांक से बोध होता है, किस चीज का? विश्वसनीयता गुणांक से आपका चर त्रुटि का बोध होता है, किसका? चर त्रुटि का बोध होता है। प्राप्तांकों का मुख्य घटक होता है, प्राप्तांकों का मुख्य घटक वास्तविक अंक और त्रुटि अंक, इन दोनों से ही होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि कौन सी है? किसके माध्यम से हम विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें हम तुल्यता गुणक, स्थायित्व गुणक, आंतरिक स्थायित्व गुणक, इन सभी के माध्यम से विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पुनर्परीक्षण विधि अधिक उपयुक्त है, किसमें? ये आपकी गति परीक्षण में अधिक उपयुक्त है। अधिक शुद्ध विश्वसनीयता गुणांक प्राप्त होता है, किस विधि से प्राप्त होता है? ये होरट विधि से प्राप्त होता है, किस विधि से? होरट विधि से प्राप्त होता है। विश्वसनीयता गुणक का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता गुणक का अर्थ होता है परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध गुणक होना, परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध गुणक होना ही विश्वसनीयता गुणक का अर्थ है। चरिता विश्लेषण विधि को किसने दिया था? चरिता विश्लेषण विधि को देने वाले व्हाइट हैं, कौन है? व्हाइट हैं। विश्वसनीयता गुणक को प्रभावित करते हैं परीक्षण की गत्यात्मकता को, या परीक्षण में प्रश्नों की संख्या को प्रभावित करते हैं विश्वसनीयता विधि को का उपयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वही राइट हो जाएगा। वैधता गुणक से बोध होता है, किसका बोध होता है? वैधता गुणक से आपका स्थिर त्रुटि का बोध होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। प्राप्तांकों का मुख्य घटक मानते हैं, किसको? तो प्राप्तांकों का मुख्य घटक आपका चर त्रुटि को, स्थिर त्रुटि और त्रुटि कारक सभी को मानते हैं। वैधता ज्ञात करने का जो मुख्य आयाम है वह आपका तार्किक आयाम और अनुभवजन्य आयाम, ये दोनों ही वैधता ज्ञात करने के मुख्य आयाम हैं। मानकों का मुख्य रूप है, किससे है? ये आयु मानक जो है ये मानकों का मुख्य रूप है। कौन? आयु मानक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 41 आयु मानक का उपयोग होता है। आयु मानक का उपयोग आपका बुद्धि परीक्षण में होता है। आयु मानक का उपयोग किसमें होता है? बुद्धि परीक्षण में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से दक्षता आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन? कौन सा मूल्यांकन है? तो जो दक्षता आधारित मूल्यांकन, तो इसमें आपके दोनों ही, चाहे सतत हो या व्यापक हो, दोनों ही मूल्यांकन आपके दक्षता आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है? कक्षा की उन्नति का प्रमुख साधन मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक, या फिर ये सभी? तो इसमें आपका वार्षिक परीक्षा, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन आपका वार्षिक परीक्षा को माना जाता है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 10 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। छात्रों के व्यक्तिक संबंधी पक्ष जो हैं वो आपके कितने हैं? ये आपके 10 हैं। छात्रों के व्यक्तिक संबंधी पक्ष 10 हैं। पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं? वाद विवाद, खेल कूद, तैरना, या फिर ये सभी? पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं हैं उसमें आपका वाद विवाद, खेल कूद, तैरना, ये सभी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं होती हैं। सतत मूल्यांकन
निदान का पथ प्रशस्त करता है? सार्थक ज्ञान के लिए या निरर्थक ज्ञान के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए भी नहीं। तो ये आपका जो है सार्थक ज्ञान के लिए और निरर्थक ज्ञान के लिए, दोनों के लिए ही सत्य मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, पहाड़े, गिनती, कविता या सब कुछ। तो ड्रिल विधि के आधार पर छात्र ये सब कुछ सीख जाते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 2 आवर्स या फिर 3 RS, 2 RS, 4 RS या फिर 6 RS। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जो परीक्षण दिया जाता है वो आपका 3 RS के तहत दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो ये किसने कहा है? विगरहार्ट ने, ड्राइवर ने, गार्डन आल्पोर्ट ने या फिर रॉस ने? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट आपका गार्डन आल्पोर्ट का है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो है वह प्रक्षेपण विधि है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि आपकी प्रक्षेपण विधि है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं, उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर व्यक्ति कोई नई रचना करता है या नए विचार प्रस्तुत करता है उसे क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता कहा जाता है। प्रक्षेपण विधियों के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके फ्रायड ने किया था। किसने किया था? फ्रायड ने किया था। ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये आपका मॉर्गन एंड मरे के द्वारा किया गया था। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? TAT से व्यक्ति का व्यक्तित्व मापा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी मापी जाती है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं? स्प्रेंगर ने आपके 6 प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। TAT परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो कार्ड संख्या है वो आपकी 10+10+10 होती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो कितने से अधिक होती है? जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि, उसका जो IQ लेवल होता है वह 140 से भी अधिक होता है। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वह IQ = मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ठीक है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्षमता देती है। यह कथन वुड्रो का है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको हम निकाल लेंगे सूत्र के माध्यम से। जब इसको निकालेंगे पूरा तो एक सेकंड प्लीज। सूत्र अभी हमने पीछे आपको बताया था कि मानसिक आयु, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं मानसिक आयु, एक सेकंड लगेगा, हमको समझा देते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में यहाँ पे फिट कर दीजिए। जैसे दिया हुआ है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, यानी कि ये तो आपकी वास्तविक हो गई। मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक 12 है तो 12 ऊपर रख दो। ठीक है, एंड वास्तविक या शारीरिक एक ही बात होती है, 10 नीचे रख दीजिए, गुणे 100 होता ही है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12×7 120 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका 120 हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत है वो किसने दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत जो है वह आपके गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? बिने ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने प्रतिपादित किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट ने की थी। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो इसका विकास आपका अमेरिका में किया गया था। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? तो उसको जो है सृजनात्मकता कहलाते हैं। वह मानवीय क्रिया यहाँ पे होगा, वह मानवीय क्रिया जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे सृजनात्मकता या फिर उसको एक्टिविटी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक मानक नहीं है? प्रतिशतांश, जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक या फिर स्टैंड प्राप्तांक क्या हो जाएगा? इसमें आपका प्रतिशतांश जो है मानकीकृत प्राप्तांक मानक नहीं है। सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.81 हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। डिफरेंट हम लोग क्लास में बिल्कुल एंड पे हैं। आपसे बता दें कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको चारों पेपर के दिए जाते हैं, जिसमें आपको उसके लिए पहले तो नंबर नोट कर लीजिए 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे कंप्लीट नोट्स होते हैं और जिसमें आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर, वन लीनियर सारा कंटेंट मिल जाता है। एंड जो आपका क्वेश्चन पेपर मार्केट में है, लाइक जैसे गोल्ड एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज है, आपका इजी नोट्स है, पवन का क्वेश्चन बैंक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट पीडीएफ एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि मार्केट से सब खरीदने की आवश्यकता आपको ना रह जाए। ठीक है, बाकी अगर आप हमारा भी कंटेंट पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सहसंबंध गुणांक एक अंक है जो हमें बताता है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक संबंध है और एक में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे में किस सीमा तक परिवर्तन होता है। ये कथन किसका है? यह कथन दिया है आपके अपने गिलफोर्ड ने। किसने? आपके अपने गिलफोर्ड ने। यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.91 हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वह आपका -1.00 से +1.00 तक होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, क्लासेस चल रही हैं, फटाफट पढ़ लीजिए, अटेंड कर लीजिए। अदरवाइज डेट शीट आ जाएगी, 10 से 12 दिन का टाइम मिलेगा, आपके पास समय नहीं रहेगा कवर करने का। अभी से अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।